नए चेहरे के साथ, नए कपड़ों के साथ जंगल राज लाना चाहते हैं। पर्व पर एक एक मत हमारा एक एक दीप के समान हमारे और बिहार के भविष्य को रोशन करने के लिए होगा। महागठबंधन की स्थिति सिर्फ फुटबॉल वाली स्थिति कि भैया कुछ सीटों पे आमने सामने हो जाए, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज फ्रेंडली फाइट, आइदर यू आर फ्रेंड्स और यू आर फाइटिंग विद ईच अदर। जो महागठबंधन, जो राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, वीआईपी, जेएमएम सीट का बंटवारा नहीं कर सकती है, वो सरकार क्या चलाएगी? पूरा जनता महागठबंधन के साथ खड़ी है और आंख बंद करके महागठबंधन की सरकार बनी। एकजुट है सर आप लोग? लेकिन महागठबंधन जैसे किसी गठबंधन का अस्तित्व तो नहीं बचा है। अच्छा ये बताइए, इतने लंबे समय से एक्सरसाइज के बाद आप फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, इट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि आपसी तालमेल आप नहीं बना पाए कि कांग्रेस और राजद या इंडिया के जो लोग गठबंधन में हैं सब अपने निजी स्वार्थ से हैं। ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन। और सबसे ज्यादा अगर डर किसी को लग रहा है तो वो एनडीए के भाजपा के लोगों को लग रहा है। देखिए, जैसे महाभारत के युद्ध में पहले से तय था कि जीत किसकी होगी, इसमें भी पहले से तय है कि जीत किसकी होगी। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में महागठबंधन वोट पड़ने से पहले ही सवालों के घेरे में है। विपक्ष चुटकी ले रहा है, यह कैसा गठबंधन है जो फ्रेंडली फाइट लड़ने की बात कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि जो चुनाव से पहले सीटों का तालमेल नहीं बना पा रहे हैं, आखिर कैसे वो बिहार की विकास यात्रा को आगे ले जाएंगे। जाहिर है महागठबंधन इन सवालों से दबाव में है। वही महागठबंधन की ओर से एनडीए पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर जीत हुई तो एनडीए नीतीश कुमार को किनारे लगाने में खासकर बीजेपी देर नहीं लगाएगी। आज की चर्चा के हमारे 3 प्रमुख सवाल है। हमारा पहला सवाल है, महागठबंधन की 12 सीटों पर फ्रेंडली फाइट से क्या वोट नहीं बटेगा। दूसरा अहम सवाल हमारा, कांग्रेस आरजेडी में सीटों को लेकर फॉर्मूला आखिर क्यों नहीं बन पाया। और आज का हमारा तीसरा और सबसे अहम सवाल, महागठबंधन क्या सिर्फ दिखावे भर का महागठबंधन रह गया है, ये बंधन रह गया है। ये तमाम सवाल आज जनता जनार्दन के मन में है और इन्हीं पे बात करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त चर्चा पे जुड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता, उत्पल बल्लभ मेरे साथ राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ रहे हैं, श्वेता प्रिया मेरे साथ जेडीयू से जुड़ रही हैं। मेरा पहला सवाल उत्पल बल्लभ साहब आपसे, ये दबाव आप पर जरूर पड़ रहा है क्योंकि एक नैरेटिव बैठाने की कोशिश जरूर की जा रही है कि साहब इतनी लंबी एक्सरसाइज के बाद आप सीट शेयरिंग को लेकर एक मत नहीं हो पाए और अब दोस्ताना जंग की बात कर रहे हैं। कौन आप पे विश्वास करेगा? जी नमस्कार। सबसे पहले बता दूं आपको कि ये बिहार की जनता पे छोड़िए आप कि ये जो जंग है, इस जंग में एक तरफ महागठबंधन है और दूसरी तरफ जो एनडीए गठबंधन है। तो आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिन से जो एनडीए के शीर्ष नेता हैं, चाहे वो दिल्ली से लेकर बिहार तक के हों, वे सबके सब लोग एनडीए के आंगन में ही झांक ताक कर रहे हैं कि यहाँ क्या हो रही है। जबकि उस गठबंधन में भी बहुत ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहां पे एक साथ में नॉमिनेशन हुए हैं और कहीं कहीं तो नॉमिनेशन कर ही नहीं पाए। जैसे छपरा का मरौरा जैसा सीट है जहां पे इनके उम्मीदवार ही नहीं है। अब ये सवाल है कि इनके उम्मीदवार तक नहीं उतरे, क्या कारण है? क्या भयभीत होकर उम्मीदवार भाग गए?
जो मैदान में उतरना नहीं चाह रहे हैं। हमारे यहाँ मैदान में एनडीए से निपटने के लिए लोग व्याकुल हैं। हम लड़ लेंगे, निपट लेंगे एनडीए से। कोई कह रहे हैं हम निपट लेंगे, गठबंधन के घटक दल कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इस बार तो एनडीए के निपटने में हमको दे दीजिए जिम्मेवारी। यानी कि एनडीए से निपटने के लिए, बिहार के हित के रक्षा में खड़ा होने के लिए हमारे यहाँ लोग व्याकुल हैं और इनके यहाँ मैदान छोड़ के लोग भाग रहे हैं। कोई लड़ने को तैयार नहीं है। छपरा जैसे मोरहारा सीट पे इनके उम्मीदवार है, पूछे उत्पल बल्लभ साहब, एनडीए से तो आप बाद में निपटेंगे, पहले आपस में तो निपट लीजिए। समझ सकते हैं कि कैसे पहले आपस में तो निपट लीजिए। नहीं, आपस में सब लोग एनडीए से निपटने के लिए, नहीं, आपस में सब लोग एनडीए से निपटने के लिए, यही तो मैं कह रहा हूं। एनडीए से निपटने के लिए सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं, अरे आपस में तो निपट लीजिए। लेकिन इनके लोग तो मैदान खाली करके छोड़ दिए हैं। मैं तो उदाहरण के साथ कह रहा हूं। आपस में यहां कोई बात नहीं है, जैसा आप कह रहे हैं, जैसा आप बनाना चाह रहे हैं। मैं तो आपको 12 ऐसे उदाहरण बता सकता हूं जहां पर आप कह रहे साहब दोस्ताना जंग चल रही है। अरे चुनाव में दोस्ताना जंग क्या होती है? चुनाव का मतलब होता है सत्ता पक्ष और विपक्ष। ये दोस्ताना जंग नया फॉर्मूला कहां से ले आए महागठबंधन साहब? रमेश जी, आपको जानकारी है कि एनडीए में कहां कहां डबल नॉमिनेशन हुआ है? क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि कहीं ऐसा माहौल नहीं है? अरे मैं एनडीए से पूछ लूंगा, पहले आप अपना तो जवाब दे दीजिए। अरे आप अपने महागठबंधन का बताइए ना, आप एनडीए में कूद जाते हैं। आप अपने महागठबंधन का बताइए, कितनी सीटों में आप फ्रेंडली फाइट क्यों कर रहे हैं? फिर क्या मतलब इस महागठबंधन का? नहीं, देखिए, समय अभाव में जहां लोग कर लिए उसके बाद बल्लभ साहब, मैं जानता हूं ये बात आपके लिए मुश्किल हो रही होगी। एक साथ जब नेता उतरेंगे तो संदेश चला जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है। बिहार के लोग हर एक मुश्किल में, चलिए हमें उस संदेश का देखिए, वो संदेश आप हमें क्या, बिहार की जनता को आपका संदेश सही जाना चाहिए। मेरे साथ कुंतल कृष्णा साहब भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। कुंतल कृष्णा साहब, बहुत धन्यवाद और अभिनंदन आपका हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए। कुंतल कृष्णा साहब, महागठबंधन की ओर से कहा जा रहा है कि साहब चिराग पासवान को आगे बढ़ाने का सिर्फ एक ही मतलब है, नीतीश कुमार को नीचा दिखाना, नीतीश कुमार को कमजोर करना। रमेश जी, मैं अपने आरजेडी के साथी की बात सुन रहा था। मैं एक्चुअली उनको स्क्रीन पे नहीं देख पा रहा हूं, इसलिए मैं उनका नाम अगर आप मुझे बता दें, मैं उनको एड्रेस करते हुए भी कुछ कहना चाहता हूं। रमेश जी, उत्पल बल्लभ। अच्छा, वल्लभ साहब, आप जो जानकारी दे रहे हैं, मैं आपकी जानकारी, हाँ जी, मैं समझ गया। उत्पल भाई, आप जो जानकारी दे रहे हैं, आपके गठबंधन के बारे में भी मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर देता हूं। 2 दर्जन तकरीबन 20 जगहों पे आप लोगों ने एक नया टर्म कॉइन किया है, फ्रेंडली फाइट। जंग दोस्ताना होती है, ये तो पहली बार सुना है। फिर तो ये पीठ में खंजर भोंकने वाली बात होती है। उत्पल जी, 20 जगहों पे आप लोग एक दूसरे के पीठ में खंजर भोंक रहे हैं, और ये समय की कमी के अभाव में नहीं हुआ है, बाकायदा आपने घोषणा की है। कुंदन जी, मैं आपको चाहेंगे तो मैं आपको सीटें गिना दूंगा। कुंदन जी, चलिए, अब मैं रमेश जी के सवाल पे आता हूँ। कुंदन जी, मैं रमेश जी के सवाल पे आता हूँ। अरे उत्पल भाई सुनिए तो सही, यही प्रॉब्लम होती है आप जब डिबेट में आते हैं तो। मैदान उत्पल जी सुनिए तो, चुनाव से पहले मैदान छोड़ के भाग गए। अरे रमेश जी नहीं, उत्पल जी आप सुनिए, फिर यही प्रॉब्लम होती है जब आप डिबेट में आते हैं तो आप सुनना नहीं चाहते हैं। छोड़ के भाग गए आप। सुनिए महाराज, बात सुनिए। मैदान छोड़ के, अरे भाई सुनिए, आप पहले आपस में लड़के तय कर लें कि आप में से कौन सा हमसे लड़ेगा। विधानसभा में उम्मीदवार नहीं है, महागठबंधन चला रहे हैं, चेहरा नहीं है अपना, और बात कर रहे हैं आप। रमेश जी, इस तरह से मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगा। उन्हें कहें अपने वक्त पे बोले। तो आपको मैं बता दूं कि आपके पास उत्पल जी 1 मिनट, अभी कुंतल कृष्णा साहब को जवाब देने दीजिए ना। उत्पल साहब, और आप बात कर रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा कर रहे हैं। ओके उत्पल साहब, एक बार कुंतल कृष्णा साहब को जवाब देने दीजिए, मैं आपके पास आता हूं, आपको मैं मौका दूंगा सर, आप अपनी बारी पे जरूर बोलिएगा। बोलिए कुंतल कृष्णा साहब, जवाब दीजिए। अच्छा रमेश जी, हमारे यहाँ 5 दलों का गठबंधन है। हमारे यहाँ एक फॉर्मूला तय हुआ
एक लोकसभा पे इतनी सीटें, उस फॉर्मूले में जितनी सीटें आ रही थी उससे कम लोजपा रामविलास को हमने दी है। मैं आपको यह भी बता देता हूं, एक लोकसभा पे जितनी सीटें आ रही थी उससे कम चिराग पासवान जी को मिली है, और उसके बाद भी वो खुशी नहीं है। वो 243 सीटों पे हमारे उम्मीदवारों को जिताने की जिम्मेदारी लेके चल रहे हैं। हमारे पास चेहरा स्पष्ट है। नीतियों की तो बात ही आप छोड़ दें, नीतियों पे क्या इन लोगों से बात किया जाए जो नीति नाम की चीज, इनके लिए तो नीति सिर्फ एक ही है, किस तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा, परिवारवाद को बढ़ावा और अपराध को बढ़ावा। इसलिए नीति पे मैं इनसे बात नहीं करूंगा। हमारे यहां नेतृत्व स्पष्ट है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, आज भी नीतीश और कल भी नीतीश। इससे स्पष्टता से तो कोई नहीं बोल सकता है। आज भी नीतीश, कल भी नीतीश। हमारे यहां नीति स्पष्ट है। कोई भी ऐसी सीट नहीं है जहां पे कोई मतलब कल भी नीतीश का मतलब बिल्कुल कल भी कृष्णा साहब, मैं एक बात, ये बहुत टेक्निकलिटीज में नहीं जाना, कल भी नीतीश की जगह आप बोलिए ना कि अगर कल रिजल्ट हमारे पक्ष में आया तो नीतीश कुमार ही एकमात्र हमारी चॉइस रहेंगे मुख्यमंत्री के, वही हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। रमेश जी, मैं आज भी नीतीश कह रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ? अब आप टेक्निकलिटीज में और बातों के जाल में जाना चाहिएगा तो समय कम पड़ जाएगा। मैं कह रहा हूं मुझे टेक्निकलिटीज में नहीं जाना, मैं आपसे पूछूं। आज नीतीश कुमार जी, रमेश जी, सर जाल तो आप बिछा रहे हैं। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है ना, आज भी नीतीश, कल भी नीतीश, 2025 से 30 फिर से नीतीश। और बताइए, चुनाव हो जाने दीजिए। हमारे साथी जब जीत के आते हैं फिर भी तो बाकायदा डेमोक्रेटिक तरीके से हम माननीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री घोषित कर देंगे। हमारे साथी जीत के आते हैं, उसके बाद बाकायदा डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हम माननीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री घोषित कर देंगे। पर हमारी राजनीतिक घोषणा जो है वो आज भी नीतीश और कल भी नीतीश। चूंकि हम जनता के सामने चेहरा लेके जा रहे हैं ना, किसके चेहरे पे वोट मांगेंगे? नीतीश कुमार का चेहरा। प्रियंका जी, मैं बिल्कुल ओके जी आपकी तो मजबूरी, आपके पास कुंतल कृष्णा साहब, ये कंफ्यूजन कहां पैदा हुआ जब गृह मंत्री जी ने कहा साहब हम मुख्यमंत्री नहीं बनाते, विधायक दल चुनेगा, विधायक दल तय करेगा किसको बनाना है। रमेश जी, मुख्यमंत्री तो विधायक ही चुनते हैं, पर नेता तो गठबंधन चुनता है। गठबंधन ने नेता चुन लिया है, नीतीश कुमार चेहरा चुन लिया है भाई। कॉन्स्टिट्यूशनल ये तो रस्म अदायगी है, ये तो आप भी जानते हैं। रस्म अदायगी, वो रस्म अदायगी है, निर्णय ये है, वो रस्म अदायगी है, निर्णय ये है। रमेश जी, निर्णय ये है। आपको अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है ना, ठीक है, तो अपने ओके सर। प्रियंका गुप्ता जी, प्रियंका गुप्ता जी कहा तो ओके आ रहा हूं मैं कृष्णन कुत्तल साहब, मैं उनसे बात कर लूंगा। कुंतल कृष्णा साहब, प्रियंका जी, मैं आपसे यह जानना चाह रहा था, कहा तो आपका ग्राफ 71 से ऊपर जाना चाहिए था, 80 जाना चाहिए था, 90 जाना चाहिए था, 100 जाना चाहिए था। अरे आपने अपने को 60-61 में क्यों समेट के रख लिया? क्यों आप आरजेडी की दरियादिली में टिके हुए हैं बिहार में? आप अपने दम पे करते, आप ज्यादा सीटों पे लड़ते। भाई आप एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, देश की सबसे पुरानी पार्टी हैं। रमेश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, हम वहां पर ना कुछ कम सीटों पे नहीं लड़ रहे हैं, हम वहां पर 243 सीटों पर लड़ रहे हैं। सीधी बात ये है कि राष्ट्रीय पार्टी होने का मतलब ये होता है कि जिस विचारधारा से हम जुड़े हुए हैं उस विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए और उस विचारधारा को पूरी तरीके से लागू किया जाए। और उसके लिए अगर हमें किसी का साथ लेना पड़ता है, कुछ सीटें इधर उधर होती तो उसका भी बलिदान और त्याग किया जाता है। मैं मानती हूँ कि कुछ सीटों पर जिस तरह की आप बात कर रहे हैं, फ्रेंडली फाइट जैसा कुछ एक वर्ड यूज कर रहे हैं, तो मेरा क्या मानना ये है कि ये हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है और हम इस हिस्से को पूरी तरीके से आपके सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकते। बट ये आपस की बातचीत के बाद ही कोई नतीजा निकलता है। बातचीत तो आपस में हो ही रही, अभी भी जो है नॉमिनेशन वापस लेने की तारीख है सामने, उसके बाद भी कुछ आप कह पाएगा जो एग्जैक्ट है। पर अभी यहाँ पर कुंतल जी कह रहे थे परिवारवाद। अरे भाई, अपने घर जिनके शीशे के हों वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। अब बातचीत आप लोग कर रहे हैं कि यहाँ पर आखिरी डेट ऑफ नॉमिनेशन चला गया और आप लोग अभी भी बातचीत ही कर रहे हैं। ये कौन सी बातचीत कर रहे हैं आप? कैसी बातचीत कर रहे हैं आप? सालों से आप गठबंधन आरजेडी यूपीए का अलायंस रहा है साहब। आप केंद्र की सत्ता में 10 साल रहे हैं, आप बिहार में सत्ता में रहे, आपकी आपस में ही नहीं बन रही है।
अरे किसने कहा नहीं बन रही है भाई? आप तो मतलब पूरी तरीके से जो है एक ऐलान करके जा रहे हैं। बस ये बताइए कि ये कौन डिसाइड करेगा भाई नहीं बन रही? हमारा गठबंधन पूरी तरीके से इंटैक्ट है, वहां पर हम पूरी तरीके से आपस में बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद भी आप कह रहे हैं। मैंने कहा कुछ सीटों पर हो सकता है, कुछ सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जितने गठबंधन वहां भी सरपटम्बल चल रही है। एक दूसरे को गाली देने से लेकर, एक दूसरे के भ्रष्टाचार खोलने को लेकर, एक दूसरे के कपड़े उतारने तक तो हो चुका है। फिर वही बात, आप ये बताइए कि उनके जितने प्रत्याशी हैं, उनके जितने नेता हैं, उनके जितने मंत्री हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री किस तरीके के आरोप लगा रहे हैं वहां के नेता के भ्रष्टाचार को, वो भी सब देख रहे हैं। किस तरीके से वहां नेता मार भी खा रहे हैं पब्लिक से, वो भी सब देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर मेरी बात यहाँ पर आई थी कि यहाँ पर अभी कुंतल जी परिवारवाद की बात कर रहे थे। मैं वो कुछ एग्जाम्पल देना चाह रही हूँ कि मांझी परिवार ने अपने बेटे को भी टिकट दिया, बेटे की पत्नी को भी टिकट दिया, समधन को भी टिकट दिया, आनंद मोहन के परिवार के बेटे को भी टिकट है, पत्नी को भी टिकट है, सुनील पांडे जी के बेटे को भी टिकट है, बिंद यादव जी की पत्नी को भी टिकट है, चिराग पासवान के भतीजे और चचेरे भाई को भी टिकट है। इसको परिवारवाद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे भाई साहब? क्या इसको परिवारवाद नहीं कहते हैं? या आपका परिवारवाद आपको दिखता नहीं है, बाकी सबको परिवारवाद आप देखने पहुंच जाते हैं? ये कुंतल कृष्णा जी जवाब दे देते हैं। कुंतल कृष्णा जी, परिवारवाद को इसे परिवारवाद नहीं कहेंगे क्या, जो प्रियंका जी ने बताया? बोलने तो दीजिए, बोलने तो दीजिए। कुंतल कृष्णा जी आप बताइए, आप बहुत परिवारवाद पे कह रहे थे साहब, परिवारवाद, आप इसका जवाब दे दीजिए। बिल्कुल सही बात रमेश जी, बिल्कुल सही बात। पहले तो हमारी बहन को जो डेटा दिया गया है प्रियंका जी को, वो इनको गलत जानकारी किसी ने दे दी है। कुछ बातें सही कह रही, कुछ बातें सही कह रही हैं। मुझे एक बात बताएं, भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति बताएं, बहन सुन तो लें आप, भारतीय जनता पार्टी में एक व्यक्ति बताएं या एक परिवार बताएं जिसके परिवार में पूरी पार्टी हो। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, एक परिवार बताएं जिस परिवार के जेब में पूरी पार्टी हो। जनता पार्टी के लड़ एनडीए रही है बात, भारतीय जनता पार्टी रमेश जी, मैं सवाल जो पूछ रहा हूँ, सवाल का जवाब मिलना चाहिए ना। मैं बताऊं, मैं बता देता हूं। कांग्रेस यानी राज्य माता सोनिया जी और उनके सुपुत्र राहुल जी, आरजेडी यानी लालू जी, मीसा भारती की माँ, मीसा भारती की बहन और मीसा भारती के भाई तेजस्वी जी। आप मुझे, आप भारतीय जनता पार्टी में एक परिवार बताएं जिस परिवार के पार्टी, जिस परिवार के जेब में पूरी पार्टी है। आप मुझे बताएं तो सही। मैं पूछ रहा हूँ ना कि भारतीय जनता पार्टी में एक परिवार बताएं। अरे चिराग पासवान मांझी जी क्या है, ये आप ही के तो गठबंधन के सहयोगी है साहब। रमेश जी, हम बिहार की बात कर ले, हम बिहार की बात कर ले। एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो प्रियंका जी ने उठाया, रमेश जी, एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो प्रियंका जी ने उठाया, उसको मैं बात करना चाहता हूँ। नहीं, अभी मैं नेशनल लेवल भारतीय जनता पार्टी का परिवारवाद गिनाने बैठूंगी तो नहीं, लेकिन सर, लेकिन बात परिवारवाद की इसलिए मैं वहां पे कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने वहां पर टिकट दिया, टिकट आप लोगों ने मिलकर दिया, कोई सिर्फ जेडीयू ने तो दे नहीं दिया। इस पे मैं जिस दिन चाहेंगे डिबेट कर लूंगा। मेरा तो एक छोटा सा सवाल है, आप भारतीय जनता पार्टी में एक परिवार बता दें जिसकी जेब में पूरी पार्टी हो। मैं बता सकता हूँ आपके, आगे क्या दिक्कत है रमेश जी? आगे क्या दिक्कत है? राजद का मतलब क्या? लालू प्रसाद यादव के जेब की पार्टी, उनके परिवार का अपना फैमिली बिजनेस, ये तो है राजद। राजद का मतलब उपेंद्र कुशवाहा जी को 3 टिकट मिलता है, एक पत्नी लड़ती है, एक उपेंद्र कुशवाहा जी लड़ते हैं, राजद और कांग्रेस। अच्छा, अब प्रियंका जी, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। आपके जो प्रदेश अध्यक्ष है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि बिहार में आप अभी तत्काल नहीं है, आपके प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ आपके साथी राजद ने कैंडिडेट दिया हुआ है, ये आपको पता है? आपके प्रदेश अध्यक्ष जो एक दलित चेहरा है, उनके खिलाफ राजद ने कैंडिडेट दिया। अभी नहीं देंगे, अभी तो तय हो गया कि मना कर दिया करके। किसने मना कर दिया? अभी तो मना हो गया। कहाँ मना कर दिया? राजेश राम जी का ट्वीट आपने देखा? राजेश राम जी का बछवाड़ा, रमेश जी, बछवाड़ा में इनके युवा अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, उसके खिलाफ इनके गठबंधन ने दिया हुआ है कैंडिडेट। कुटुंबा सीट से लड़ रहे हैं भाई साहब, आप पढ़ने नहीं आते क्या? आपके युवा अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं। प्रियंका बहन, पचवाड़ा में आपके युवा कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, उसके खिलाफ कौन लड़ रहा है? पूछिए। युवा अभी प्रदेश अध्यक्ष बात कर रहे थे, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं बछवाड़ा में। ठीक है, अभी उसके खिलाफ कौन सा कैंडिडेट है?
गजब बात। भाई ये बताइए, फैक्ट्स पे बात कीजिए। वैशाली, आपका पूर्व कांग्रेस का अध्यक्ष चुनाव लड़ रहा है, का कोई कैंडिडेट नहीं है, इसलिए गलत इंफॉर्मेशन फैलाने की कोशिश ना करें। 20 जगहों पे फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। अरे भाई साहब, एक मिनट, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। कुंदल कृष्णा साहब, एक मिनट रुक जाइए। एक अभी मैं श्वेता प्रिया जी से पूछना चाहता हूं, बहुत देर से मेरे साथ श्वेता प्रिया जी भी जुड़ी हुई है। एक मिनट रुक जाइए। वल्लभ साहब, प्रियंका जी, कृष्णन साहब, एक मिनट रुक जाइए। श्वेता प्रिया जी, ये लोग खाली कहते हैं, मुझे लगता है आप भी जानती है, बिना नीतीश कुमार के एनडीए सरकार बनी नहीं सकती बिहार में, तो इसलिए तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। बीजेपी अपने दम पे सरकार तो बना ही नहीं सकती, इसलिए नीतीश कुमार जरूरी भी है, नीतीश कुमार मजबूरी भी है, इसलिए जेडीयू को तो टेंशन होगी भी नहीं वैसे भी। ऐसी कोई बात नहीं है, मजबूरी वाली तो कोई बात ही नहीं है। एनडीए एक लोकतांत्रिक गठबंधन है। हम बता दें, इनकी तरह गठबंधन जिसे ये लोग बोल रहे हैं, ये एक महाझगड़ा बंधन बना हुआ है, जहां पे सीट से ज्यादा सीटियां बज रही हैं और हर एक दल के लोग अपने अपने सुर में गाए जा रहे हैं। और ये बिल्कुल वैसा ही गठबंधन है जहां बिना कप्तान के एक क्रिकेट टीम खड़ा कर दिया गया है और सब अपने आप को ओपनर घोषित कर रहे हैं। बिल्कुल ये जो बातें कर रहे हैं, एक तो पहला पॉइंट इन्होंने बोला कि समय के अभाव में, समय तो सबके लिए सेम ही था। आप मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। मेरी आवाज जा रही है क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, मेरी आवाज जा रही है? बिल्कुल सुन रहे हैं श्वेता जी, आपको सुन रहा हूं, पूरी कंप्लीट करिए अपनी बात को प्लीज। हेलो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। इनके हर एक शब्द को मैंने देखा है। अभी उन्होंने बोला समय के अभाव में सीट शेयरिंग नहीं, जी सीट शेयरिंग नहीं हो पाया है। सेम समय सबके पास इक्वल ही समय था, जिसमें एनडीए ने अपने वाद संवाद से उन्होंने क्लियर कर लिया। इनकी तरह नहीं रहा कि आपस में ही लड़े जा रहे हैं। और एक बहुत अच्छा सा टर्म इन्होंने निकाल लिया है, फ्रेंडली फाइट। फ्रेंडली फाइट नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। इनका गठबंधन नहीं, आपको नहीं, अभी जो आरजेडी के प्रवक्ता, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि सीएम फेस कौन है। स्ट्रैटेजी होता तो उसको बातचीत से कंप्लीट कर लिया जाता। आपका जो गठबंधन, हमारे यहाँ तो शुरू से ही क्लियर है। हमारे यहाँ, अरे भाई किसने क्लियर किया? अमित शाह जी तो कह गए कि नहीं कुछ क्लियर। हमारे यहाँ अमित शाह जी से बड़ा कोई नेता होगा? नीतीश जी फेस है। अरे नीतीश जी स्वयं घोषित है क्या? खुद ही घोषित कर लिया है उन्होंने क्या? आपके यहाँ तो फेस ही तय नहीं है। आप लोग लोगों को बेवकूफ बनाइए। अभी हमारे आदरणीय बीजेपी के प्रवक्ता ने बहुत ही क्लियरली बोल दिया है। अभी हमारे साथी प्रवक्ता, बीजेपी के प्रवक्ता, उन्होंने बहुत क्लियरली बोल दिया है। आप लोग क्या क्लियर कर पाते हैं? आज तक तो नाम नहीं बता पाए। तेजस्वी जी सेल्फ डिक्लेयर्ड सीएम बने हुए हैं। हमारे यहाँ तो बीजेपी की तरफ से भी बोल रहे हैं और हम भी बोल रहे हैं। हमारे गठबंधन के सारे दल एक साथ ये बोल रहे हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में पहले भी किया गया है, आगे भी किया जाएगा, क्योंकि ये विकास का मुद्दा है। नीतीश जी मतलब प्रियंका जी, एक मिनट, श्वेता जी एक मिनट, हमारे साथी प्रवक्ता श्वेता जी एक मिनट, श्वेता जी एक मिनट रुकिए ना। श्वेता जी, श्वेता जी हो रहा है, श्वेता जी एक मिनट, श्वेता जी एक मिनट रुकिए ना। मैं प्रियंका जी, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपके लिए तो फायदा है ना। एक मिनट, अगर कभी सिचुएशन ऐसी बनी कि बीजेपी नीतीश कुमार जी को नहीं बनाएगी, तो आपका गठबंधन तो है ही उन्हें वेलकम करने के लिए। रमेश जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है। डिबेट में बैठ के ये लोग कह देते हैं, पर जब शीर्ष नेतृत्व की बात आती है तो कोई नहीं कहता है। तो ये सिर्फ अपने आप से कुछ कह रहे हैं या इसके पीछे कोई तथ्य है, इसके पीछे कोई आधार है, इसके पीछे किसी बड़े नेता ने कुछ बोला है, ये सारी चीजें परिवारवाद के बारे में क्या बात करेंगे? अरे भाई रमेश जी, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। ठीक है, परिवारवाद पे हमने ले लिया, लेकिन प्रियंका जी आपके लिए तो अच्छी खबर। एक मिनट श्वेता जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, प्लीज एक मिनट रुकिए ना। मुझे प्रियंका जी से एक बात पूछने दीजिए। कौशल यादव हस्बैंड और वाइफ। श्वेता जी मैं बोल रहा हूं, मेरा पीसीआर आपकी वॉल्यूम बढ़ाएगा। एक सेकेंड श्वेता जी, एक मिनट। प्रियंका जी,
प्रियंका जी मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, अरे आप तो प्रसन्न हो जाइए, आप तो चेहरे में आपकी मुस्कान दिखाई देनी चाहिए। अगर बीजेपी ने थोड़ा इधर उधर किया तो नीतीश कुमार के लिए तो आप पहले भी थे ही ना, वो आपकी तरफ आ जाएंगे। आप तो दोनों हाथों से वेलकम के लिए तैयार है, आप क्यों परेशान हो रही हैं? नहीं, मैं परेशान नहीं हूं। मैं यहाँ पर बैठ के जो झूठ परोस रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता और जेडीयू की प्रवक्ता, उसके बारे में कह रही हूँ। अरे आधारहीन बात कर रहे हैं आप, आधार और तथ्यों पे बात करिए। कौन आपका लीडर कह रहा है? चिराग पासवान जी ने नहीं कहा, मांझी जी ने नहीं कहा, कुशवाहा जी ने नहीं कहा, सम्राट चौधरी ने नहीं कहा, अमित शाह जी ने मंच पर कह दिया कि हम ये बाद में डिसाइड करेंगे। तो और किस आधार पर आप यहाँ बैठकर कह रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि आप झूठ परोसकर बिहार की जनता को बरगलाने। प्रियंका जी मेरे को तकलीफ पता क्या होती है, आपको इस बात से तकलीफ है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री फेस के लिए नहीं कहा, जबकि आपको तकलीफ इस बात की होनी चाहिए प्रियंका जी कि आप लोगों का कौन फेस है बिहार में, कौन फेस है? आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी ने अधर में डाल दिया आरजेडी को। अरे आप लोग एक बार नहीं कह रहे, अरे राहुल गांधी जी दिल्ली से कहते थे प्रेस बुला के, भाई आप इधर उधर के सवाल मत पूछिए, तेजस्वी जी हमारे बिहार के एकमात्र चेहरे हैं। अरे भाई बिल्कुल चेहरा है, तेजस्वी जी को अधर में डाला है आप लोगों ने। अभी तो आप देखिए, अभी तो चुनाव चल रहा है। ना गलत बात है आपकी। तो आपने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी बोल देते ना, खड़गे जी बोल देते तेजस्वी जी हमारा चेहरा है बिहार के। नहीं चेहरा है, बिल्कुल चेहरा है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से हम यहाँ मुद्दों की फाइट कर रहे हैं, कहाँ बोल के गए मैडम? मुझे याद दिला दीजिए, मेरी स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है, मुझे याद दिला दीजिए। रमेश जी, उन्होंने आदरणीय राहुल गांधी जी ने ये तक कहा था कि इससे पहले ही मुख्यमंत्री बन गए होते, तो इसका मतलब क्या होता? और फिर आप बताइए कि जब 17 महीने की सरकार थी, कौन उप मुख्यमंत्री था? तो सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ पर आपको पता है, आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जरूर कहा कि हम 2029 में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन आदरणीय राहुल गांधी जी ने वहां पर उस मीटिंग में वो भी कह देते हम आदरणीय तेजस्वी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, हमारे युवा मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। अरे भाई अच्छा ये बताइए कि चेहरा है ये घोषित करना वहां जरूरी है? ऐसा तो वहां पर अंडरस्टूड है। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी, सबसे फोकस हमने यहाँ पर मुख्यमंत्री चेहरे से ज्यादा फोकस हमने मुद्दों को किया। पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर हमने पूरी तरीके से एक यात्रा भी निकाली, पलायन रोको अभियान भी किया, उसके साथ में पूरा सब एकजुट नजर आए। जिस तरीके से हमने जो है यात्रा की कि वोट अधिकार यात्रा होनी चाहिए, उसमें भी सारे लोग एकजुट नजर आए। तो अभी आपको देखिएगा एक रैली 14 नवंबर के बाद भी होगी, उसमें भी सब लोग एकजुट होकर सरकार बनाकर उसके बाद एक रैली करेंगे। और पूरी तरीके से आप देखिएगा कि बिहार का अंधकार जो पलायन है वो रुकेगा, महिलाओं पर अत्याचार, अपराध, भ्रष्टाचार, उस सब पे रोक लगेगी। उत्पल जी आप जवाब दे दीजिएगा। मुझे लगता है प्रियंका जी लोगों को 10,000 की नौकरी करने के लिए बिहार के व्यक्ति को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और आपको मैं घोषणाएं बता दूं किस तरह की घोषणाएं की गई हैं। आप भारतीय जनता पार्टी से पूछ लीजिए कितनी सरकारी नौकरियां देंगे। प्रियंका जी मुझे याद है, मुझे आपकी आप तो सोचो, पूछिए आप तो बिहार के लोगों को तय करना है, उन्हें 20 महीने में हर परिवार को एक सरकारी नौकरी चाहिए नहीं। लेकिन उत्पल जी बहुत परेशान है। आपने उत्पल जी आरजेडी को बहुत बड़े धर्म संकट में डाला है, आप लोग समझ नहीं रहे इस बात को। और उत्पल जी इस बात को जानते हैं, उत्पल जी जानते हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री के फेस के तौर पे डिक्लेयर ना करना ये खराब स्ट्रैटेजी है जिसमें कांग्रेस जिम्मेदार है। और उत्पल जी बेहतर जवाब देंगे इसका। उत्पल जी मैं गलत कह रहा हूं? से ज्यादा जब मुद्दे स्ट्रांग हो तो हम तो मुद्दों पे बात करेंगे ना, इनको करना चाहिए था, इनकी तो ऑलरेडी सरकार है, चाहिए था। रमेश जी, उत्पल जी, अरे एक मिनट रुकिए, प्रियंका जी रुकिए। उत्पल जी, उत्पल जी मैंने बहुत आपसे निवेदन ये किया। रमेश जी बोलिए। जी हाँ मैं बोल रहा हूं, सबसे पहली बात है कि जी बिहार की जनता सुनिए, बिहार की जनता ऑलरेडी पहले से ही बिहार का मूड और बन चुका है कि वो आदरणीय तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पे देख रहे हैं और आगामी मुख्यमंत्री बिहार की तेजस्वी जी को मान रहे हैं। एक चीज इंटरप्ट मत कीजिएगा। दूसरी चीज कि जो चेहरा एनडीए गठबंधन अभी नीतीश जी का चेहरा के रूप में आगे कर रही है, नहीं भी कर रही है, चूंकि कुंदन जी कर रहे हैं। अब कुंदन जी से जो जूनियर नेता है अमित शाह जी, वो मानने को तैयार नहीं। अब कौन जूनियर कौन सीनियर है, किनकी बात महत्वपूर्ण माना जाए, कुंदन जी की बात महत्वपूर्ण माना जाए या अमित शाह जी की बात महत्वपूर्ण है, ये आप तय कीजिए और बिहार की जनता तय करेगी। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, लगातार मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार जी के चेहरे को बिहार के लोगों ने नकारा है। 115 सीट पर लड़ने वाले जीतने वाली जो
नीतीश कुमार जी हैं, जिनके नेतृत्व में 115 सीट आई उनके दल का। उसके बाद देखिएगा 75 पर या 73 पे आके अटक गए। उसके बाद वाले चुनाव में आप देखेंगे कि ये 43 पे आ गए। तो इनका जो है रेशियो लगातार घट रहा है, ये लगातार घट रहा है। ये घटने का मतलब है कि ये रिजल्ट बता रहा है कि नीतीश कुमार जी के चेहरे को बिहार के लोग नकार रहे हैं। अब भाजपा के लोग माने ना माने ये इनकी मामला है। अब मानते हैं तो भी और नहीं मानते हैं तो भी, क्योंकि इस बात कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि बिहार के लोगों ने 2020 में पूरी तरह से नीतीश कुमार जी को रिजेक्ट कर चुका है। तो इस बार क्या चिराग पासवान जी चिराग लेकर न्योता लेकर गए हैं, कह दिए हैं क्या कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री मान रहे हैं? चिराग पासवान ना उसका सबसे बड़ा कारण चिराग पासवान थे क्या? ओके, कुंतल कृष्णा साहब, कुंतल कृष्णा साहब, वो एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है ना कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। कैसे भूल सकते हैं नीतीश कुमार जी कि उन्हें उनके स्ट्राइक रेट को इतना कमजोर कर दिया था चिराग पासवान ने 2020 में, और कहा तो यह भी जाता है कि यह बीजेपी की सोची समझी रणनीति थी नीतीश कुमार को कमजोर करने की। एक मिनट रुकिए ना, कुंतल साहब आप जवाब दीजिए। रमेश जी, इतिहास तो इस बात की गवाही देगा ना, इस बात की भी गवाही देगा कि नीतीश जी के पास 43 विधायक थे और हमारे पास 80, फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने। जानते हैं क्यों? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी कह के गए थे कि साथ रहें। सर मजबूरी थी, सर आपकी मजबूरी थी, वरना बिना नीतीश के आप सरकार कैसे बना लेते? आप बताइए, बिना नीतीश जी के आप सरकार कैसे बना लेते? रमेश जी, मैं माफ करेंगे, मैं मछली बाजार में नहीं बैठा हूं। उत्पल जी बात सुनिए, मछली बाजार में मैं नहीं बैठा हूं, आपकी बात मैं सुन रहा था ना। नहीं, परिवार बात पे परिवार बात पे मछली बाजार। अरे उत्पल जी आपके बड़े अच्छे मित्र हैं, देते हैं मछली बाजार में नहीं बैठे हैं। भांजे को टिकट देते, अपने भतीजा को देते, अपने भाई को देते, अपने बहनोई को देते हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? अभी देखिए चुनाव बिल्कुल अपने चरण पर। एक मिनट उत्पल जी, उत्पल जी एक मिनट रुकिए ना। अरे झूठ बोलने के लिए आपको कोई जगह नहीं मिल रहा है। टीवी पर उत्पल जी, नवादा से टिकट दे दिया गया है पूर्णिमा यादव और कौशल यादव, पूर्णिमा यादव और कौशल यादव। अरे रमेश जी, पूर्णिमा यादव और कौशल प्रियंका जी, आप बिहार के जनमानस के ज्ञान को इतना कमजोर क्यों कर रहे हैं? बिहार का जनमानस जानता है भाई। ये सब बात आपको शोभा नहीं दे रही है। अरे प्रियंका जी, उत्पल जी, अभी कुंतल कृष्णा साहब को जवाब देने दीजिएगा, अभी कोई नहीं बोलेगा। कुंतल कृष्णा साहब, आप अपनी बात पूरी करिए। क्या 15 सालों में? रमेश जी, जब आप तथ्यों की बात कर रहे हैं तो ये इतिहास का एक पन्ना है ना। सर प्लीज बोलिए, अभी कोई और नहीं बोलेगा। इतिहास का एक पन्ना है ना, ये इतिहास का एक पन्ना है कि 43 सीटें थी नीतीश कुमार जी को, फिर भी मुख्यमंत्री वो बने, हमसे आधी सीटें थी। दूसरी बात, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता हूं। कुंतल साहब, आप अपने दिल में हाथ रख के बात करिए। कैसे आप सरकार बना लेते? अगर आप नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाते तो आप विपक्ष में बैठते। नीतीश कुमार के तो दोनों हाथों में हमेशा लड्डू रहे हैं, वो चले जाते आरजेडी के साथ। आपकी क्या जरूरत थी उन्हें? रमेश जी, आज हम जब लड़ 101 सीटों पे रहे हैं तो हम 250 सीटें तो जीतेंगे नहीं। ये तो इसी समय हम लोगों की बात है ना, ये तो हमारी अपनी सच्चाई है ना। ये तो गठबंधन धर्म कैसे निभाना है हमें पता है ना। हमने जो बात कही थी वो किया ना। और मैं एक बात और कह रहा हूं रमेश जी, आप इस बात को समझेंगे और मैं चाहता हूं कि मेरे साथी भी इस बात को समझें। वो महाराष्ट्र वाले परिदृश्य से जेडीयू वाले डरने लगे। महाराष्ट्र में जो हुआ है ना, उससे जेडीयू वाले डरने लगे। रमेश जी, बिहार में मैं भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता हूं ना। आपके चैनल पे प्राइम टाइम पे आके जब मैं कह रहा हूं कि आज भी नीतीश कल भी नीतीश सर, और मैं आज से नहीं कह रहा हूं, 5 दिन पहले भी आपके साथ डिबेट हुई थी तब भी मैं बात कह रहा हूं। हम तो घोषणा करके कह रहे हैं कि आज भी नीतीश कल भी नीतीश। क्या हमारे विरोधी इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि उनका चेहरा कौन होगा? गोल गोल बातें मत करें, आप छोड़ दें भाई। आपकी अपनी बात है, अगर आप 20 सीटों पे फ्रेंडली फाइट करना चाहता है करें, लेकिन चेहरा तो बताएं। लालू प्रसाद यादव सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने सभा में साफ बहन आप प्लीज बात सुने प्लीज। लालू प्रसाद यादव ने एक सभा में सबके सामने कहा कि मेरे बेटे को मुख्यमंत्री बनाओ।
कि वो जब आए हैं, मंच मिला है, माइक पकड़े हुए हैं, मैं जवाब नहीं दूंगा अगर आप हमारी बहन को नहीं रोकेंगे तो। नहीं प्रियंका जी, इनकी झूठ सुने आप, इनकी झूठ सुने आप, इनकी जुमला सुने। अच्छा, आप लालू प्रसाद यादव प्रियंका जी, प्रियंका जी एक मिनट रुक जाइए। प्रियंका जी मैं आपसे प्रवक्ता का मतलब क्या होता है? प्रवक्ता का मतलब होता है कि जो पार्टी लाइन होती है उसको लेना होता है। पार्टी ने तो ऐसी कोई लाइन अरे नहीं भाई, दी। हमारी पार्टी की लाइन क्या है आप तय करेंगी? हमारी भाई, पार्टी की हम लाइन नहीं तय करेंगे, आप बताइए ना। नहीं आप तय करेंगे आपकी पार्टी की लाइन। बता रहा हूँ ना। आसाराम और झांसा आप ये बताएं कि राहुल गांधी को सभा में चुप्पी क्यों साधी जब लालू प्रसाद यादव ने कहा कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाओ। पार्टी की लाइन आप ये बात बताएं ना। प्रियंका जी, आप बिहार से नहीं है, मैं समझ गया। आप बिहार से नहीं है, आप दिल्ली के फील्ड पे बात कर रही हैं। डिसाइडिंग फैक्टर हो आप गए, बिहार से प्रवक्ता से ऊपर समझ हो गया। गए। अरे भाई, संगठन में भी है क्या आप? अरे भाई, प्रवक्ता का काम ये होता है कि पार्टी लाइन को प्रेजेंट करना। और अगर रमेश अमित जी, शाह जी मेरा नहीं आपसे बोल पा आग्रह रहे है, तो आप आप प्रियंका जी को बताएं कि मुझे संगठन ने नामित किया है या नहीं। जी मैं अरे भाई, ये बताइए संगठन ने कहाँ कहा है? संगठन के कोई व्यक्ति का नाम बताइए ना, संगठन के व्यक्ति का नाम बताइए। प्राइम टाइम पे डिबेट हो रही है ना। मैं सिर्फ अच्छा, एक अभी चीज छोटी सी पूछ रही हूँ। प्रियंका आप जी अभी अपना क्या है ना, justification कर अभी रहे हैं। प्रियंका जी क्या इस मुद्दे पर एक मिनट। हाँ नहीं देखिए, एक बात और भी पूछिए इनसे। अरे रमेश जी, इनसे प्रियंका जी, पूछिए कि अगर सरकारी वो पार्टी नौकरी लाइन पर से चुप बाहर क्यों? जाएंगे तो उनके खिलाफ एक्शन नहीं होगा, उन्हें अपनी चिंता नहीं है। अरे आप भाई, कैसी बातें देखिए, कर रही ऐसा है है प्रियंका ना। जी? नहीं अगर पंकज कृष्णा साहब कह रहे हैं कि आप नीतीश कुमार इनके फेसबुक में दिक्कत क्या है आपको? रमेश जी, आप इसमें इनका साथ मत दीजिए, क्योंकि ऐसी किसी घोषणा मैं कोई साथ नहीं दे रहा हूँ, मैं कोई साथ नहीं दे रहा हूँ। आप कह रही ना कि उनको किसने ऑथराइज किया? भाई वो पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता है। आपने पार्टी से अमित नाम शाह मांगा जी से था। बड़े नेता तो कोई है नहीं, तो उनको आपने बोलना चाहिए था। पार्टी से नाम मांगा उन्होंने था या मैं खुद साफ से जब आया हूँ, क्लियर कर बताया दिया। आपने। अरे भाई, अच्छा देखिए, प्रियंका ये जी बहस अभी करने एक का विषय नहीं है। मिनट एक एक करके बात करते क्या हैं। है? प्रियंका जी, मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, प्लीज प्लीज अच्छा, प्लीज रमेश एक जी, बात इनसे बस समझिए। ये पूछ लीजिए, हम लोग सरकारी नौकरी पर को इनका पूरा क्या देश टेक है? देख रहा है, तो मैं समझता हूँ सबकी जब बारी आ रही तो आप अपनी अपनी बात से रख सकते हैं। रमेश जी, मैं सिर्फ इतना हाँ मैं आ रहा हूँ अरे आपने बहुत शानदार पैकेज दिया है भाई, बिहार को 20 महीने बाद हर घर को सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो मैं ठीक है कृष्ण, ठीक है कुंतल कृष्णा साहब जवाब दे दीजिए भाई, ये तो सबको नौकरी दे रहे हैं, हर घर को सरकारी नौकरी दे रहे हैं। रमेश जी, तेजस्वी जी और इनके नेता राहुल जी अगर एक बार में बता दें कि कितने पैसे लगेंगे एक महीने में, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। क्या है ना, हमारे यहाँ एक कहावत है, न 9 मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। सरकार में आने पे निर्णय होगा ना, सरकार में आने पे निर्णय यही होगा, क्योंकि सरकार में हम आ रहे हैं। 5 साल में 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार, ये सरकार का निर्णय होगा। ये तो ऐसी बात कर रहे हैं, इन्हें पता है कि ये सरकार में नहीं आने वाले हैं, इसलिए पैकी वैकी बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, उत्पल साहब रुकिए, उत्पल साहब रुकिए, कुंतल साहब रुकिए, उत्पल साहब दीजिए आज जवाब। आप बताइए कुंतल कृष्णा साहब को कि कितना पैसा लगेगा, बता दीजिए। एक बार प्रियंका जी आप रुकिए ना, मैं आ रहा हूं प्रियंका जी। कुंतल माफ कीजिएगा, उत्पल जी जवाब दीजिए। आप कुंतल कृष्णा साहब को जवाब दीजिए, बताइए उनको आर्थिक आंकड़ा बता दीजिए ना। जी हाँ देखिए, सबसे नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा समय दीजिएगा आप। सबसे पहली बात कि ये परिवारवाद पे कह रहे थे, इनके 5 घटक के जो 3 दल है वो परिवार से बाहर कहीं कोई किसी को टिकट भी नहीं देते हैं। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के, मैं कोई जुमलाबादी नहीं हूँ जो 15 लाख करके भाग जाएंगे, हम लोग किए और करेंगे। अरे कुंदन जी, जुमलाबादी नहीं हूँ मैं, पखोराबादी नीति जो छात्रों के पास नहीं देता हूं मैं। आप सुनने की क्षमता रखिए, जब काम की बात होती है तो आप मन की बात करते हैं, आपको सुनने की क्षमता नहीं, आप सुन लीजिए, इंटरप्ट मत कीजिए। आप डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहानी मत सुनाइए, कहानी मत सुनाइए, काम की बात कीजिए। पार्टी लाइन से अलग निर्णय लेंगे। अरे काम की बात सुनने की क्षमता नहीं है तो मुंह बंद रखिए ना आप। दूसरी बात, पार्टी लाइन से अलग अगर अमित शाह निर्णय लेते हैं तो अमित शाह जी पे कार्रवाई करवा देते हैं। और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, आपसे कमजोर आवाज नहीं है, आपसे ज्यादा मजबूत आवाज है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। बात रोजगार पे कर रहे हैं, समझ गया उत्पल साहब, मेरी बात सुने, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करें। इसलिए तो अंतिम बार है, पार्टी लाइन पे नहीं लेने पर निकलवा दीजिए पार्टी से आप सुनिए। उसके बाद रही नौकरी की बात, बिहार के युवाओं को नौकरी की बात हो रही है। कुंदन जी डिस्टर्ब मत कीजिए, बिहार के युवा को नौकरी चाहिए, बात मैं कर रहा हूं। बिहार के लोग और नौकरी के बीच में आप मत आइए।
आप पकौड़ा छानने का झांसा देके सलाह देने वाले लोग हैं, चुप रहिए आप। आपने ऐसा ही किया है, नौकरी का झांसा देके जमीन लिखवाया है। भैया कितने पैसे लगेंगे ये बता दीजिए। रमेश जी, आप जो बात कह रहे हैं उसमें खर्चा कितना आएगा ये बता दीजिए। जुमलेबाजी को जरा सा चुप कीजिएगा अगर सवाल किया है तो। रमेश जी, जुमलाबादी। अच्छा ठीक है, कुंदन कृष्णा साहब, अभी तो आप कह रहे थे कि साहब मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। अब आपको उत्पल साहब, अच्छा ठीक है, अच्छा कुंदन कृष्णा साहब अभी चुप रहिएगा। उत्पल साहब, ठीक है, मैं चुप साहब, जरा ये झांसा राम के प्रवक्ता को चुप रहने बोलिए। एक एक करके बात करते। उत्पल साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं आज के दिन में, जी हाँ, अब वो शांत हो गए। उत्पल साहब, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आज के दिन में बिहार का बजट कितने लाख करोड़ का, मुझे ये बता दीजिए प्लीज। देखिए, बिहार की बजट की बात अगर कहेंगे आप तो मैं बता दूं 3,17,000 करोड़ का ये लास्ट बजट जो लिया है। लेकिन जब बिहार की सत्ता हम लोगों ने इनके हाथ में, सत्ता से हम लोग हटे और ये 2005 में जब ये सत्ता संभाले, उस समय 26,000 करोड़ का बजट था। आप याद रखिएगा कि जब लालू जी सत्ता संभाले थे तो 1800 करोड़ का बजट था और हम लोग 26,000 करोड़ पर ले गए। यानी कि 15 साल में 13 गुना हम लोगों ने बजट का आकार बढ़ाया और ये लोग 20 साल में 12 गुना। उत्पल साहब, आप दूसरा भी तो सुन लीजिए, जरा इसको भी ध्यान रखिएगा। उत्पल साहब कीजिए आप। उत्पल साहब, अब आप दूसरा सवाल तो ले लीजिए। कमिटेड लाइबिलिटीज कितनी है? कमिटेड लाइबिलिटीज कितनी है? जी देखिए, ये बिहार, मैं कह रहा हूं कमिटेड लाइबिलिटीज कितनी है इस बजट पे? कमिटेड लाइबिलिटीज का पैसा कितना चला जाएगा? कर्ज भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिए है ये। और देखिए रमेश जी, सीधी बात ये है कि करने की नियत भी तो होनी चाहिए। सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, कमिटेड लाइबिलिटीज इस बजट का कितना बड़ा हिस्सा है? एक लोगों को प्रति व्यक्ति कर्ज बहुत ज्यादा ये बढ़ा चुके हैं। ये कर्ज लेकर के और उसके बाद सुविधा भी सर, में कमिटेड लाइबिलिटीज का मतलब है आय भी घटा, सैलरी, पेंशन और ब्याज में कुल बजट का कितना पैसा जा रहा है? अप्रोक्स अरे सर, प्रति व्यक्ति आय तो आज 66,000 हो गई है। 4% के आसपास है। एग्जैक्ट आप आंकड़ा दे दीजिए सर। अप्रोक्स कुछ नहीं होती है, तो एक नेशनल डाटा होता है जिसे भारत सरकार भी मानती है, राज्य सरकार भी मानती है। वो 66,000 के आसपास है। वो अलग हो सकता है कि पटना में रहने वाले की 1 लाख हो और दूसरे जिले में रहने वाले की 50,000 हो या 40,000 हो या 30,000 हो, तो वो अलग हो सकता है। नहीं, 66,000 सर, उन्होंने जो कुंतल कृष्णा साहब ने बड़ी महत्वपूर्ण बात की, बहुत अच्छी बात है। आप सबको सरकारी नौकरी दिए। अरे पैसा कहां से लाएंगे? ये तो सबको ही पूछ रहा है। सारे अर्थशास्त्रियों का दिमाग घुमा दिया आपने। पैसा कहां से लाएंगे? नौकरी तो देने की बात कर रहे हैं आप, पैसा कहां से लाएंगे भाई? अच्छा, तो ये बात पूछ रहे हैं। ये दो लाख रुपया प्रति महिलाओं को, ये महिलाओं को जो देंगे 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को रोजगार के लिए, वो कहां से लाएंगे? इनसे पूछे हैं आप कि 10,000 दे के ठग देंगे? ये तो दे दिया इन्होंने। 10,000 रुपया दे के ठग देंगे, चुनाव के बाद फिर कहेंगे 15 लाख तो जुमला था। की बात की थी, 10,000 रुपए दिए। ये पूछे हैं आप? लेकिन मैं बता रहा हूँ ये बड़ी लेकिन मैं प्रियंका जी, अच्छा एक मिनट, मैं आऊंगा, कुंतल कृष्णा साहब आऊंगा। प्रियंका जी, नहीं, अभी प्रियंका जी जवाब दे देंगी, आपके गठबंधन का हिस्सा है। आपने तो एक प्रॉमिस किया है, कांग्रेस ने भी अपने कई प्रॉमिसेस की है। प्रियंका जी जवाब दे देंगी। देखिए रमेश जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, ये जो 70,000 करोड़ का घोटाला किया गया था, जो घर ले जाके बैठे हैं, ये क्या किसी के घर से लाए थे? ये भी तो जनता का ही तो पैसा है, इसका हिसाब नहीं दे पा रहे हैं आप। भाई बात करी, इन्होंने कहा कि 2 लाख रुपए देंगे प्रत्येक गरीब परिवार को, जिसमें 94 लाख के करीब परिवार थे। कुछ नहीं दिया। जब चुनाव आया तो 10,000 रुपए घूस दी महिलाओं को, वो भी महिलाएं खूब बेहतर तरीके से समझती हैं। आप ये कह रहे हैं कि आप नौकरी कहाँ से लाएंगे? अरे भैया, बाकी स्टेट्स में जो नौकरियां आ रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं? अपने घर से लेके आ रहे हैं वो क्या? अरे भाई, जब आप लोगों को वहां पर सुविधाएं देंगे, लोगों को वहां पर प्लांट लगवाएंगे, लोगों को वहां पे जो है काम करने का मौका देंगे, एक सुरक्षित वातावरण देंगे, लोगों को वहाँ ट्रेनिंग देंगे, लोगों को सरकारी नौकरियों में भर्ती करने के लिए ऑप्शन देंगे। नहीं मैडम, सरकारी नौकरी। अरे भाई, सरकारी नौकरी अगर प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलके काम करते हैं तो सेमी गवर्नमेंट तो वैसे ही हो जाती है, गवर्नमेंट का हो जाती है। तो देखिए, ऐसा नहीं है, करने की चाह तो होनी चाहिए, पर करने की चाह भी नहीं इन लोगों में।
ये तो साफ साफ कह देते हैं कि भैया हम तो सिर्फ ट्रेन चलाएंगे। पब्लिक प्राइवेट की बात नहीं है, सरकारी नौकरी की बात है मैडम। अरे भाई ये आप डाइल्यूट मत करिए मुद्दे को, सरकारी नौकरी। मैं डाइल्यूट नहीं कर रही हूँ। आप ये बताइए कि जब हमारी 17 महीने की सरकार थी तो क्या 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं बांटी गई? वहां पर लगभग 3 लाख के ज्यादा नए पदों का सृजन भी किया गया। ओके, मैं श्वेता, मैं आखिरी कमेंट लूंगा कुंदन कृष्णा साहब से, लेकिन श्वेता जी को मैं लाना चाहता हूं। प्रियंका जी, अभी ले लिया मैंने आपका जवाब। श्वेता जी, महागठबंधन के लोगों का यह कहना, जब आप 2-2 लाख का सपना दिखाकर 10,000 दे रहे हैं तो वो भी सबको सरकारी नौकरी दे देंगे, क्या दिक्कत है तुम्हें? श्वेता जी, और कोई ना बोले प्लीज। हमारे यहाँ बिहार में सोशल सेक्टर को टोटल बजट का कितना जाता है? 37% अराउंड जाता है, और हमने 10,000 की बात की है। आपको मेरी आवाज आ रही है? और ये बात कर रहे हैं सरकारी नौकरी की। मैंने पहले भी बोला है सरकारी नौकरी और नौकरी में डिफरेंस होता है रोजगार में। अब देख लीजिए 2005 से 2015 तक नीतीश जी के नेतृत्व में जो अभी हमारी गवर्नमेंट थी वो 8 लाख सरकारी नौकरियां दे चुकी हैं, और हमारे यहाँ कितना कैपेसिटी है सरकारी नौकरी का? 26 लाख, जिसमें से मुझे लगता है 23 लाख के करीब सरकारी सीटों पे भर्तियां मतलब वो फुल है। और ये बात कर रहे हैं सरकारी नौकरी की। अब बताइए हमारे यहाँ का जनसंख्या कितना है बिहार का? 14 करोड़ के आसपास, और फैमिलीज है 2.76 करोड़। कहां से ये हर एक फैमिली को देंगे? इसका मतलब तो मुझे लगता है वो हम अपनी अगली चर्चा के लिए रह सकते हैं। आखिरी कमेंट कुंदन कृष्णा साहब, आखिरी कमेंट आपका। नहीं सुनिए, जी आप मेरे पास समय नहीं, मैं माफी चाहता हूं, समय हमारे पास समाप्त हो गया। मैं अगली बार, क्योंकि वॉइस का प्रॉब्लम था। जी रमेश जी, हमने अगले 5 साल में 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार की बात की है। 1 करोड़ सरकारी नौकरी और स्वरोजगार। उसी कड़ी में हमने जीविका दीदियों के माध्यम से पैसे दिए हैं, 10,000 दिए हैं, और अगले महीने भी 10,000 मिलेंगे। क्योंकि ये फेज वाइज सीड बनी है। आप रोजगार कीजिए, आपको पैसा मिलेगा। और हमने 10 लाख नौकरी देने की बात की थी, 12 लाख हमने दिए। फिर हम वायदा कर रहे हैं 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार। सरकारी नौकरी नहीं, चूंकि वो संभव नहीं है। हम झूठ नहीं बोलते हैं, हमें सत्ता में आना है, हमें पता है कि हम सत्ता में आ रहे हैं, इसलिए हम वही बात कहेंगे जो हम कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार। कुंदन कृष्णा साहब, प्रियंका जी, उत्पल जी, श्वेता जी, मैं आप चारों मेहमानों का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं न्यूज नेशन के मंच पे आने के लिए। जाहिर है बिहार चुनाव जैसे जैसे वोटिंग के नजदीक पहुंच रहे हैं, मुद्दों को लेकर आक्रामकता दोनों राजनीतिक दलों में दिखाई दे रही है, लेकिन जनता किसके सिर सेहरा बांधेगी यह देखना दिलचस्प होगा। बहुत धन्यवाद हमारी चर्चा को देखने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।